अच्छा, पहले जो है मम्मी या सास बताती थी कि देखो पति को खुश करना है तो उनके दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। हाँ, ये आपने बात सही, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पतियों से ज्यादा जो उनकी पत्नियां हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं। अच्छा, एक हेल्दी स्टमक के लिए क्या कुछ खाना जरूरी है? हेल्दी स्टमक के लिए हमें हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए, लो फैट डाइट, लो ऑयली फूड, और आई थिंक सुबह उठ करके 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए, 5 किलोमीटर टहलना चाहिए। अच्छा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है और भी दूसरी कई फास्टिंग है, ये हमारी गट हेल्थ पे कैसा असर डालता है? अगर हम 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वेट कम होता है, और अगर वेट कम होता है तो वेट भी बढ़ना और वेट भी ज्यादा होना एक बीमारी है। हाल ही में अभी खबर आई कि हल्दी में भी जो है लेड की मात्रा पाई गई है बहुत ज्यादा उसमें। अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके पास कोई ऐसा आया है मरीज जो आधा डॉक्टर बन चुका हो और फिर आपके पास? नहीं, सारे पेशेंट आते हैं आजकल गूगल सर्च करके, तो लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई आपने सर्च सही किया है, लेकिन आपको उसमें क्या क्या चीजें आपके लिए है, क्या क्या चीजें आपके लिए नहीं, ये आपको नहीं पता। नमस्कार, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है। वैसे तो हमारे सारे ही पॉडकास्ट खास होते हैं, लेकिन आज का इसलिए है क्योंकि भारत के हर एक परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा होता है। इसीलिए आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आपके पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में और उसके इलाज के बारे में। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित प्रकाश श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जैसे आपने कहा कि हर परिवार में जो है कि पेट के मरीज तो रहते हैं, क्योंकि और एक ये भी बात है, हर परिवार में एक डॉक्टर भी होता है पेट का। तो हर आदमी अपना इलाज आजकल नेट के जरिए या अपना एक दूसरे से बात करके, या कोई एक डॉक्टर घर में होता है वो इलाज करता है, लेकिन वो सही नहीं है जी। आपको अगर कोई पेट की दिक्कत है जो काफी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने आसपास जाएं, या तो फिजिशियन दिखाइए। अगर वो फिजिशियन कहता है कि हमारे बस का नहीं है, तो आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, ताकि उस बीमारी का निदान हो और बीमारी जड़ से खत्म हो, वरना बीमारी फिर बड़ा रूप लेती है। जो कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, गांव में लोगों को थोड़ा सा नॉलेज कम है, तो गांव से पेशेंट आते हैं सीधे कैंसर लेकर आते हैं कि पेट का कैंसर हो गया, जो हम लोग उनका अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करते हैं, और वो कई साल से बीमार होते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन हम लोग शहर में रह रहे हैं, उस शहर में सबके पास इजीली एक्सेसिबिलिटी है कि भाई अगर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे, तो आजकल गवर्नमेंट ने भी क्या नाम इतने सारे अस्पताल खोल रखे हैं। यहाँ पे लखनऊ में राम मनोहर है, KGMC है, SGPGI है, कहीं भी जाए गैस्ट्रो के डॉक्टरों का एक पर्चा बना है जो कि बहुत आई थिंक 10 रुपए का बनता है, उसको बना के दिखाएं और सही से इलाज करें। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि पेट सुबह साफ नहीं हुआ है तो मैंने देखा है कि लोगों का दिन नहीं अच्छा जाता है, ठीक है, और अगर साफ हो गया है तो पूरा दिन मूड एकदम फ्रेश रहेगा। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर पेट नहीं साफ होता तो हमारा सारा दिमाग पेट में रखा रहता है, तो बाकी चीजें हम लोग सोच ही नहीं पाते। हमेशा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है, पेट में हल्का सा गुड़गुड़ हो रहा है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, वो सही काम नहीं कर पाता, उसका काम में मन नहीं लगता है। तो आपको पेट अच्छे से साफ हो, इसके लिए या तो आपके जांच करिए, उसमें बीमारी उसका इलाज करिए, वरना एक सिंपल तरीका है कि अगर हम सुबह गुनगुना पानी पिए 2 गिलास, टहलने जाएं, खाने में फाइबर बढ़ाएं, तो इससे पेट अच्छी तरह साफ हो सकता है। और अगर फिर भी पेट आपका ये सब प्रयोग करने के बाद साफ नहीं हो रहा है, कि आप नियमित खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, खाने फाइबर भी है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो फिर आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को, ताकि वो इसको इलाज करके आपका कॉन्स्टिपेशन जो आपको हो रहा है उसको ठीक कर सके। अच्छा, तो क्या ये बात भी सही है कि टेंशन लेने से ज्यादा अगर टेंशन ले रहे हैं, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन जल्दी होता है? हाँ, टेंशन से क्या होता है, हमारे अंदर कुछ हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि वो हमारी बॉडी में क्या नाम हर चीज को स्लो कर देते हैं, हमारी GI गट सिस्टम को स्लो करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल है,
एपिनेफ्रिन है, ये सारी चीज जो हमारी बॉडी में एज ए हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो सारी चीजें का तालमेल बिगड़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो बिगड़ जाता है, ब्लड ब्रेन और हार्ट में ज़्यादा जाता है, इंटेस्टाइन में कम जाता है, तो इससे हमारा गट मोटिलिटी बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा, अभी जो आपने ये हार्मोन्स की बात करी, इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि हम जो भी चिंता करते हैं, या हम कभी खुश होते हैं, या हम कभी दुखी होते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिनके मेडिकल टर्म्स हैं, जो आप लोग को बताने से भी फायदा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो हमारे भाव से, हमारी फीलिंग से जनरेट होते हैं। तो अगर हम टेंशन ले रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, तो ये सारे खराब हार्मोन जो हैं ज्यादा बनेंगे, जो बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को, सारे बॉडी के फ्लो को गड़बड़ कर देंगे, हैम्पर कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। उसकी वजह से सारा चीज एज ए रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर सकता है। अच्छा, पहले जो है मम्मी या सास बताती थी कि देखो पति को खुश करना है तो उनके दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तला भुना मत खाओ, ज्यादा मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, लेकिन पति को तो वही सब पसंद है, तो कैसे दिल तक पहुंचेगा? हाँ, ये आपने बात सही, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि पतियों से ज्यादा जो उनकी पत्नियां हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं, और वो नहीं चाहेंगी कि उनके पति को जो है कि जल्दी कोई बीमारी हो, तो वो भी फिट रहना चाहेंगी, वो पति भी फिट रहे। तो इसलिए फिटनेस के लिए यही है कि अगर हम कम खाएं, गम खाएं, और तला भुना खाना कम खाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे हर जो भी नारी देख रही है, उसे यही कहना है कि अपने पति को अगर आप चाहते कि वो हेल्दी रहे और लंबे समय तक जीवित रहे, तो उसको तला भुना मत दें। जी। अच्छा, सबसे आम जो समस्या आ रही है पाचन की, वो क्या होती है? पाचन की सबसे आम समस्या ये आ रही है कि आजकल हर आदमी बहुत ज़्यादा बिजी है, किसी के पास समय नहीं है, मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान देने का। उसको सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, देर से ऑफिस से लौटना है, खाने में वो टिफिन नहीं ले जा रहा क्योंकि उसका खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो बाहर के जो आप देख रहे हैं रोड पे आजकल बहुत सारे क्या नाम हॉकर्स हैं जो कि फूड बेच रहे हैं, वो सारा आपको बिक जाता है। मैं शाम को देखता हूँ सारे जितने भी ठेले लगे हुए सारे के सारे अपना सामान बेचते हैं, तो वो सब यही लोग तो खा रहे हैं। जो घर में आ भी जाते हैं तो पत्नियां खाना नहीं बनाना चाहती, तो बाहर खाना खाने के लिए ज़्यादातर प्याज रेस्टोरेंट में इधर खाना, तो लोगों का खाने का जो पैटर्न है, टाइम है, ये सब बहुत ही इस समय आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि शेड्यूल नहीं है। इसी की वजह से आजकल गैस्ट्रो की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर हम अपने टाइम से अगर खाना खाते हैं, टाइम पे क्या नाम हर चीज़ करते हैं, और खाने में फैट और जैसा भी बोला कि तला भुना खाना भी कम खाते हैं, तो हमारा गट एक्चुअली खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। अच्छा, पाचन में जो है लोगों को गलत फहमियां हैं, कुछ गलत फहमियां लोग आपके पास लेके आते हैं जो आपको लगता है दूर होना बहुत जरूरी है? सब लोग यही गलत फहमी लेकर आते हैं कि भाई मैं बहुत साधारण खाना खाती हूँ या खाता हूँ, और मेरे घर में ना मतलब कभी स्पाइसी खाना बनता है, मैं समय से खाना तब भी मेरा पेट नहीं सही रहता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं कि वो खाते तो वाकई में काफ़ी नॉर्मल खाना है, क्या तो उतना नॉर्मल खाना मैं भी ना खाता हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी रह जाती है एक्सरसाइज की। अगर हम खाना भी खाएं और कम हेल्थ मतलब स्पाइसी खाना खाएं, लेकिन बॉडी को मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा, और तब भी हमारा गट सिस्टम में ब्लोटिंग, पेट में दर्द, जो एक तरह का जो हम लोग ज़्यादातर पेशेंट देखते हैं IBS करके जो पेशेंट देखते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है। तो वो कंडीशन का मेन कारण है कि भाई हमारी बॉडी जब एक समय के बाद हम लोग खाने पे डिपेंडेंट होते हैं, खाना खाया, सो गए और सुबह ऑफिस निकल गए, लेकिन एक्सरसाइज को मिस करते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। अच्छा, आपने अभी IBS एक टर्म यूज किया। हाँ। उसको समझना चाहेंगे थोड़ा? IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर मैं हिंदी में इसको अनुवाद करूँ तो जो मैंने समझा है, एक तरह से इरिटेबिलिटी, जैसे हम इरिटेट होते हैं अपने भाई बहनों से तो लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे कि पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनमें तीनों में इरिटेबिलिटी आ जाती है। पेट कहता है कि भाई अभी तो मेरा जो खाना मैंने पहले का आपने भेजा तो वही मेरा हजम नहीं हुआ है, तो छोटी आंत कहता है कि मेरे पास कल का खाना रखा हुआ है। तो इस तरह से एक इरिटेबिलिटी बनी रहती है। जो पेट में खाना होता है फिर वो डिकम्पोज होता है, इसमें एयर बनती है, गैस बनती है, इसकी वजह से पेट में हल्का सा हैवीनेस फील होता है, कभी ब्लोटिंग फील होता है, कभी पेट में दर्द फील होता है,
और कभी कभी रिजल्ट रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो इरिटेबल्स में आंतों में एक इरिटेबिलिटी, इससे पेट सही से साफ ना होना, ये दो तरीके का होता है। कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट होता है और एक होता है डायरिया पे डोमिनेंट, एक होता है मिक्स टाइप। तो हमें तो ज्यादातर पेशेंट आजकल जो दिख रहे हैं मिक्स टाइप के दिख रहे हैं, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो कभी लूज मोशन होता है। तो ये भी थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है, टेंशन की वजह से भी आईबीएस होता है। आईबीएस के कई सारे कारण हैं। आईबीएस का मेन जो डायग्नोसिस हम लोग करते हैं कि हम सारे कारण जो पैथोलॉजिकल होते हैं उनको आउट करते हैं। अगर हमें कोई कारण नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं आपको आईबीएस है। यानी आईबीएस का मतलब है कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं जिससे कोई जान का खतरा है। हाँ, ये जरूर उसकी डेली लाइफ स्टाइल, थोड़ी सी डेली लाइफ शेड्यूल जो अगर सही नहीं है तो उसको थोड़ा सा गट प्रॉब्लम रहेगी, ये है। ठीक है। अच्छा, एक हेल्दी स्टमक के लिए क्या कुछ खाना जरूरी है? हेल्दी स्टमक के लिए हमें हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए, लो फैट डाइट, लो ऑयली फूड, और आई थिंक सुबह उठ करके 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए, 5 किलोमीटर टहलना चाहिए, खाने से आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और खाना आराम से बैठ के खाना चाहिए। जैसे कि विश्वामित्र ने कहा था हर एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। हमारे 32 दांत है तो हर दांत को मौका मिलना चाहिए। तो अगर हम अच्छे च्यू करके खाना खाएंगे तो फिर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी और हमारा पाचन भी बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि लोगों के पास समय ही नहीं है। वो खाना खा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, 32 बार चबाएंगे कैसे? हाँ, तो ये सब चीजें अगर हम अपनी जीवन शैली में चेंज करेंगे कि हम समय पे खाना खाएं, खाने को कम से कम आधा घंटा दें, खाने का टेस्ट लेके खाएं और खाने को मतलब कुछ चबा के खाएं, तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जैसे लोग आम भाषा में कहते हैं मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये चीज सही है। तो क्या गट का दिमाग से क्या संबंध है? क्या गट को हम छोटा दिमाग या दूसरा दिमाग कह सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग का थिंकिंग होती है कि भाई कोई एक चीज हमारे साथ सही हो गई तो हम उसको माइंड में बैठा लेते हैं। जो हमारी न्यूरो बाइंडिंग होती है, नर्व बाइंडिंग, वो हमारे मन में बैठ जाता है कि ये चीज करने से ये चीज सही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का बड़ा बाजार है, तो क्या इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, कितना सही है ये? प्री प्रोबायोटिक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हमारे गट में ऑलरेडी होते हैं। जिसके गट में ये थोड़े से कम हो जाते हैं या वो हेल्दी नहीं होते, तो अगर वो इस प्री प्रोबायोटिक को लेता है तो पेट में डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प मिलती है, और थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी भी आती है। क्योंकि अगर अच्छा डाइजेशन होगा तो बॉडी में एनर्जी भी डेवलप करेगी। तो प्री प्रोबायोटिक आर वेरी गुड फॉर आई थिंक जीआई। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर से सलाह तो लेनी चाहिए ना इसको लेने हाँ, से क्योंकि पहले? इसमें प्री प्रोबायोटिक कई मतलब प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस भी है, सैक्रोमैसिस भी है, तो कौन सा उसको ज्यादा लाभ करेगा ये एक डॉक्टर बताएगा। अच्छा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है और भी दूसरी कई फास्टिंग है, ये हमारी गट हेल्थ पे कैसा असर डालता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली में हमारा वेट कम करने के लिए थोड़ा सा हेल्प करता है। अगर हम 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वेट कम होता है। और अगर वेट कम होता है तो वेट भी बढ़ना और वेट भी ज़्यादा होना एक बीमारी है। तो अगर आपका वेट स्टेबल रहेगा और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी एवरी, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, जितनी भी बीमारियां हैं, तो वेट भी जो है हर बीमारी को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। तो आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जो गंभीर स्थितियां हैं, इससे कैसे? हाँ, ये दो क्या है बीमारियां और कैसे होती हैं, बच सकते अल्सरेटिव हैं? कोलाइटिस और क्रोन्स कोलाइटिस। ये क्रोन्स कोलाइटिस तो ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडिया में कम मिलती है, ये फॉरेन में ज़्यादा मिलती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस उसका सिनोनिम है, वो इंडिया में इसके पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लैट्रिन में ब्लड आता है, रेक्टम में अल्सर्स हो जाते हैं। और क्रोन्स कोलाइटिस में जो बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ मिलती हैं उसको इलोसिकल जंक्शन बोलते हैं, वहाँ पे अल्सरेशन हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कोलोस्कोपी करके पता करते हैं इसको कौन सी बीमारी है। ये हेरिडिटरी भी होती है, अगर किसी को है तो 20% जो है इसके पेरेंट्स से उसको मिल सकती है, मतलब आई थिंक वो पास ऑन होती है। तो इसमें अगर किसी भी पेशेंट को बहुत सालों से खून आ रहा है लैट्रिन में, वो बार बार पाइल्स का इलाज कर रहा है,
आसपास डॉक्टर के पास जाएगा तो पाइल्स का इलाज ही होगा जब लैट्रिन ब्लड आएगा। उसका फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा है। एंटीबायोटिक से क्रोन्स कोलाइटिस और सुपरकोलाइटिस दोनों में थोड़ा फायदा मिलता है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है कि ब्लड आना कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, लेकिन फिर ब्लड आता है। तो ऐसे में जो है पेशेंट को डॉक्टर के पास जा करके कंसल्ट करना चाहिए, जांच कराना चाहिए। जांच करने से अगर उसमें बीमारी हुई तो बायोप्सी भी ली जाएगी, फिर उसका इलाज होगा। ये एसिड रिफ्लेक्स डॉक्टर और GERD के मामले आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसे कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? ये बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है लोगों के। जो लोग पहले के लोग होते थे वो घर का खाना खाते थे और एक टिफिन लेके जाते थे। आज बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जो बच्चे भी हैं या बड़े भी हैं वो घर में तो सुबह नाश्ता करते हैं कि फिर वो बाहर ही खाना खाते हैं, और आते समय भी वो कुछ बाहर का जरूर खाते हैं। दिन भर में एक खाना तो बाहर का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या नाम हमारा गट फ्लोरा भी आई थिंक हैप्पी नहीं रहता है, और हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो खाना हम लोग ने खाया है वो ज़्यादा ऑयली होता है। क्योंकि बाहर के लोग जो खाना बना के देते हैं वो टेस्टी करने के उसमें ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो पेट में और जो फूड पाइप में एक कनेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर, जो कि हमेशा खाना खाने के बाद क्लोज हो जाता है। जैसे कि हमने खाना खाया वो पेट में आया, फिर स्फिंक्टर बंद हो गया, फिर कोई चीज़ वापस पेट से ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पेट में बन जाता है, बिकॉज कि खाना जो हमने खाया वो इतना हैवी है और उसमें इतना ज़्यादा ऑयल है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी काफ़ी ज़्यादा एसिड बनाती भी है, और कुछ हमारे माइक्रो बैक्टीरिया जो कि ऑलरेडी हमारे गट में है वो भी गैस फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं। तो ऊपर का प्रेशर कम होने की वजह से सारा का सारा खाना ऊपर की ओर रिगर्जेट करता है, रिफ्लेक्स होता है। तो ये चीज़ जो है आजकल हम देख रहे हैं कि ये लाइफ स्टाइल जो लोगों का चेंज उसकी वजह से बढ़ रही है। अगर अभी भी हम अपना लाइफ स्टाइल बेटर करें, समय पे खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, खाने में ऑयल कम खाएं, थोड़ा फाइबर बढ़ाएं, तो ये GERD खत्म हो सकता है या कम हो सकता है। GERD का कहीं ना कहीं मुझे रिलेशन लगता है कि कॉन्स्टिपेशन से होता है। आप देखिए जब भी हमारा पेट नहीं साफ होता है तब रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, और जब हमारा पेट अच्छी तरह साफ रहता है तो ये GERD भी कम होता है। अच्छा, जैसे देखा गया है कि कोविड के बाद से हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ी हैं, तो क्या आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि आपके पास भी पेशेंट कुछ समस्याएं लेके कोविड के बाद ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, न्यूज़ में देखा है कि कोविड का जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उनको अचानक हार्ट अटैक पड़ गया। वो किसी मैरिज पार्टी में गए, डांस कर रहे तो वहाँ पे एकदम से उनको अटैक पड़ा। अभी मैंने कल ही परसों देखा, एक बस ड्राइवर बस चला रहा था, वो चला चला उसको अटैक पड़ा, वो एकदम से गिरा, और जो उसका जो हेल्पर था उसने बस को संभाला। तो ये अभी भी मतलब इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी एज सच मतलब कोई पक्का प्रमाणित तो ऐसा नहीं हुआ है कि भाई ये कोविड का, क्योंकि कोविड की वैक्सीन तो मुझे भी लगी है, हमने तो 4 लगाई हैं, लोगों को 3 लगी। डॉक्टर होने की वजह से सबसे पहला मुझे वैक्सीन लगी थी, और मैं सबसे पहले जब आई थी पहले दिन ही मुझे लगी थी, और उसके बाद मैंने सेकेंड थर्ड फोर्थ भी लगवाई है, और मेरे कई सारे डॉक्टर्स फ्रेंड ने सबने लगवाई है। मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स में तो किसी को ऐसा नहीं हुआ आज तक हुआ। तो ये भी हो सकता है कि कुछ आजकल न्यूज़ इतनी ज़्यादा आप लोग कवर करते हैं कि आप जहाँ कोई मरता है, जहाँ कोई पैदा होता है, आप उसको कैच कर लेते हैं। नहीं नहीं, तो जैसे हार्ट की समस्याएं तो हमने सुनी है कि कोविड के बाद से बहुत बढ़ गई हैं। पेट हाँ, की समस्या में कुछ आपको लगा है पेट की एक्सपीरियंस? समस्या तो नहीं बढ़ी है। उस समय जब कोविड था तब पेट की समस्या जरूर हो रही थी, लोगों को लूज मोशन और पेट में डाइजेशन की कमी, लेकिन अब वो परसिस्टेंट लॉन्ग नहीं कर रही है। आई थिंक कुछ समस्या केवल लंग्स की और हार्ट की थोड़ी बढ़ी है, लंग्स की तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अभी बहुत सारे पेशेंट मेरे जो कोविड में जो एडमिट थे वो अभी भी ऑक्सीजन पे हैं, घर में रहते हैं ऑक्सीजन ला, लेकिन हार्ट अटैक वाली भी जो मैंने देखी खबरें वो आई थिंक लग रहा है, लेकिन अभी तक उसके में कोई प्रमाण नहीं आया है कि हाँ ये पक्का जिनको वैक्सीन लगी है उनको हार्ट अटैक पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ बॉडी में इम्यून सिस्टम में कुछ जरूर उनके म्यूटेशन हुआ होगा, कुछ हुआ है इसके शायद उनको हार्ट अटैक हो रहा है।
अच्छा, अभी भी देखा गया है, इतना डिजिटल युग हो गया है कि लोग जो है डायरेक्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। उनको जब कोई रेफर करता है तभी वो जाते हैं। तो कैसे ये जागरूकता फैलाई जाए कि आपके जब पेट में कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ समस्या हो रही है पेट से जुड़ी, तो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन अगर कोई पेशेंट अगर जैसे कि फॉरेन में होता है कि वो रिफर किया जाता है, ठीक है, तो पहले पेशेंट जीपी के पास जाता है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, और फिर वहाँ पे वो जनरल प्रैक्टिशनर देखता है कि इसको किस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक हमारा मेडिकल का एक प्रॉपर चैनल है कि अगर पेशेंट अगर जनरल प्रैक्टिशनर के पास जा रहा है और वो अगर उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा, तो उसकी ये बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर को उसको रिफर करे। डायरेक्ट पेशेंट हम लोग के पास ना आए, क्योंकि हम लोग के पास तो नैरो माइंडेड होता है, हम लोग सिर्फ गैस्ट्रो सोचेंगे। हो सकता है कि उसको पेट की दिक्कत हो किसी और वजह से, तो जो जनरल फिजिशियन होता है वो हर तरफ सोचता है कि वो हार्ट के बारे में सोचेगा, गैस्ट्रो के बारे में सोचेगा। जब उसको समझ में नहीं कि पजल उससे सॉल्व नहीं हो रही, तब उसको लगेगा कि कोई दिक्कत पेट की ज्यादा है, तो पेट के डॉक्टर भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा। अच्छा, भारत में देखा गया है कि कोई भी चीज़ में मिलावट ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो कैसे हम एक अच्छा खाना जो है खा सकते हैं? आप क्या करते हैं उसके लिए? अभी हाल ही में अभी खबर आई कि हल्दी में भी जो है लेड की मात्रा पाई गई है बहुत ज़्यादा उसमें। अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है, तो वही दूध पीना है, वही खाना खाना है। और ये कर सकते हैं कि खाने को थोड़ा सा फल ज़्यादा खाएं, और जो गेहूं दाल चावल जो आप देख सकते हैं इसमें मिलावट कम हो सकती है, या ऑर्गेनिक फूड जो आजकल लोग फार्मिंग कर रहे हैं उस चीज़ का सेवन ज़्यादा करें। और हो सकता है कि मैं अपने घर में ही गाय पाल लें, वही दूध मंगाएं, और अपना घर में ही जो खेत उसमें खेती करें, वहीं पे आप सारा सामान वहीं पे पैदा करें, वही खाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, और आई थिंक खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने देखा है ना कि ज़्यादातर अब लोग जो है अपने घर में अपनी छतों पे जो है गार्डनिंग करके ऑर्गेनिक फूड उगा रहे हैं, वही सब्जियां खा रहे हैं। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आगे चल के जब इतनी खबरें आ रही हैं तो लोग गाय भी पालना शुरू कर दें और उसका दूध पीना हाँ, शुरू कर लेकिन दें। ये ऐसा भी तो हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि सब लोग अपनी जमीन बेच भी तो रहे हैं, हाँ, ये बात। और वहाँ पे घर भी बन रहे हैं। तो मैंने तो एक बार एसेस किया है कि एक समय ऐसा आएगा लोग को घर तुड़वाने पड़ेंगे, और वहाँ पे खेती करने की जमीन हमें बनानी पड़ेगी, ताकि हम क्योंकि लोग की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं और जमीन कम हो रही है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। हमको आगे चल के लग रहा है कि 100 साल के बाद इतने मकान हो जाएंगे कि खेती करने की जमीन ही नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को उल्टा करना पड़ेगा कि मकान आप तोड़िए, यहाँ पे जमीन करिए, ताकि खाने का सामान पैदा हो। सही बात है। अच्छा, हमने अक्सर सुना है कि उंगली का ये कोना दबा लो या हथेली पे ये दबा लो, एक्यूप्रेशर वाली टेक्निक होती है, हाँ, तो पेट सही हो जाएगा। अगर गैस बन रही तो ये चूरन खा लो, ये खा लो। तो क्या ये सब सही है? हाँ, इससे थोड़ा सा हम कहीं पे अगर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी माइंड का कुछ टेंशन कम होता है। जैसे हम कुछ टेंशन है, हमने कहा चलो एक्सरसाइज कर लो, या कहीं पे कोई कोना दबा लो, या एक्यूपंक्चर करो, तो उससे माइंड डाइवर्ट होता है, टेंशन कम होती है। और टेंशन कम, उससे मैं बताया कि अगर टेंशन कम हो तो कॉन्स्टिपेशन भी कम हो, क्योंकि टेंशन रिलेटेड टू एवरी डिजीज। उससे हमारा ब्लड फ्लो, हमारा जीआई सिस्टम, सब कुछ वहीं से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप ये सब एक्सरसाइज या कुछ भी एक्यूपंक्चर या मसाज लेते हैं, तो उससे भी रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। अच्छा, हमने देखा अभी जो हम लोगों ने बात करी कि परिवार में अगर एक पेट से जुड़ी समस्या का मरीज है तो एक डॉक्टर भी है। तो 70% तो लोग जो है गूगल को देख के डॉक्टर बन जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा आया है मरीज जो आधा डॉक्टर बन चुका हो और फिर आपके पास? नहीं, सारे पेशेंट आते हैं आजकल गूगल सर्च करके। तो लेकिन मैं उनको ही बताता हूँ कि भाई आपने सर्च सही किया है, लेकिन आपको उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए नहीं, ये आपको नहीं पता। तो यानी ऐसे अगर हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे तो मार्केट सब कुछ है, लेकिन हमें मतलब हमारे लिए क्या अच्छी है क्या बुरी है, तो हमें कोई बताने वाला होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ गूगल में है, एवरीथिंग अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर केवल आपको बताएगा कि भाई ये चीज़ आपके लिए, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा
सारे मरीजों से सभी से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि भाई आप गूगल ना करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं गैस्ट्रो के। अगर आपके पैसे की कमी है तो आजकल तो मोदी जी ने इतना इलाज सस्ता कर दिया है कि आयुष्मान कार्ड मिल रहा है लोगों को, और जितने भी हमारे 60 ईयर से ऊपर के हैं रिटायरमेंट, उनको फ्री इलाज दे रही गवर्नमेंट, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो आजकल गवर्नमेंट तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्थ के ऊपर वर्क कर रही है, और अच्छे से सब अस्पताल हैं यहाँ पे लखनऊ में, जैसे कि KGMC है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी लखनऊ में खुले उसमें भी इलाज बहुत सस्ता है। सहारा मेडिकल कॉलेज भी आप चले आइए, या हिंद मेडिकल कॉलेज भी खुला है, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि पर्चा जो है 10 रुपये से ऊपर का नहीं बनता है। तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और इधर उधर मत भटकिए। और अगर आप डॉक्टर सलाह लेते हैं तो आपका जो है कि पेट भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे डॉक्टर अमित प्रकाश श्रीवास्तव जी। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ सवाल ले लिए हैं पेट से जुड़ी समस्याओं के, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई सवाल छूट गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल ज़रूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।